चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाए से भी लिखते हैं, उसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल थिंग समझना पड़ेगा, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप लिखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जरा उसको हम लोग समझ लें। पहले तो नाम से ही थोड़ा सा इंडिकेशन तो मिल ही जाता है। देखिए, सेमी का मतलब किसी किसी को, परमिएबल परमिशन देने वाली, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली या फिर छन्नी। जैसे कि आपकी मम्मा अगर घर पे चाय बनाती है तो आपने देखा होगा कि मम्मा क्या करती है, लास्ट में जो चाय बनने के बाद उसको छानती है। क्यों छानती है? क्योंकि उसमें चाय पत्ती भी है, लेकिन जो लिक्विड आपको लेना है वो भी है, तो दोनों मिक्स है। आपको चाय पत्ती तो नहीं पीनी है, आपको सिर्फ चाय पीनी है, तो उसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, उसमें से जाने देते हैं। सो फाइनली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, किसी किसी को परमिशन देती है, यानी चाय को तो जाने देती है, चाय पत्ती को रोक लेती है। अब रुकी क्यों? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो होल थे बेसिकली उससे भी ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स थे चाय की पत्ती के, इसलिए वो तो रुक गई। और उसमें से चली कौन गई? जिसके मॉलिक्यूल्स का जो साइज था वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होल से छोटा था, तो वो निकल गए। सो फाइनली ये कॉन्सेप्ट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। इनफैक्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने अंदर से सोल्वेंट के पार्टिकल को, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सोल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने अंदर से जाने देती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा था आपको, चाय की छन्नी। हमारी स्किन भी एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो किसी किसी को जाने देती है और बाकी डस्ट पार्टिकल, डर्ट्स को रोक देती है। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, अगर सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप खुद ही सोचिए, आपके यहां जब सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करते थे तो दो चीजों की जरूरत होती थी, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अब आप खुद सोचिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर किसी सॉल्यूशन को डाला जाए तो उसमें सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। तो हमको पता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं, दे आर बिगर इन साइज। साइज में क्या होते हैं? बेसिकली साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वो साइज में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, यहां पर शुगर और यहां पर वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल साइज में छोटे होते हैं एज कंपेयर टू शुगर, क्योंकि शुगर क्या होता है? C12H22O11। आप लोग याद रखिएगा, मैं यहां साइज की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी की नहीं। कई लोग कंफ्यूजन में चले जाएंगे। देखिए, सॉल्यूट क्वांटिटी में कम होती है लेकिन साइज में बड़ी होती है, समझिए इस चीज को। सॉल्वेंट क्वांटिटी में ज्यादा होती है लेकिन साइज में उसके मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। तो यहां पर आप खुद बताइए कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से जाने दूं, तो उसमें से क्या चीज रुकेगी? जिसके साइज बड़ा हो। साइज किसका बड़ा? सॉल्यूट। यानी कि क्या चीज जाएगी? सॉल्वेंट, जिसका साइज छोटा है। तो बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने अंदर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स को परमिट करती है, यह आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखनी है, कि सॉल्वेंट के फ्लो को आसानी से होने देती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबको समझ में आया? तो चलो अब हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं। तो यहां पर छोटी छोटी टर्म्स आएंगी, उसके बाद आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या यहां पर एक छोटा सा अरेंजमेंट करता हूं जिसमें मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करूंगा। ध्यान से देखिएगा। सपोज मैं यहां पर एक बकेट लेता हूं, देखिए जरा ध्यान से, मैंने यहां पर एक बकेट ली, ठीक है, और उस बकेट में मैंने क्या किया, बिल्कुल बीच में यहां पर मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, बिल्कुल बीच में। ध्यान से देखिएगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देती है, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं छोटे। सो फाइनली ये मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। मैं लिख देता हूं, नाउ दिस इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बड़े ध्यान से समझिएगा, परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो अब देखिए यहां पर होगा कुछ यूं कि इस तरफ सपोज कि मैं यहां पर प्योर वाटर भर रहा हूं। क्या भर रहा हूं? प्योर वाटर, यानी कि सॉल्वेंट यहां पर मैंने भर दिया, प्योर वाटर मैंने इस तरफ भर दिया। लेकिन इस तरफ मैं यहां पर तो भर रहा हूं प्योर वाटर, जिसको मैं लिख देता हूं H2O प्योर, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। दूसरी तरफ मैं क्या भर रहा हूं? यहां पर मैं सी वाटर भर रहा हूं, जिसमें NaCl होता है। NaCl की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो सी वाटर मैंने भरा। सी वाटर का मतलब क्या हो, उसमें सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, इसका मतलब मैं सॉल्यूशन भर रहा हूं। तो उस तरफ मैंने क्या किया, उसके अंदर पानी तो है ही, जिसको मैं इस तरह से दिखाऊंगा। पानी के साथ साथ उसके अंदर क्या है, उसके अंदर NaCl के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो फाइनली उनको मैं ऐसे दिखा देता हूं, मतलब एक तरह से मैं कहूं कि मैं यहां पर एक सॉल्यूशन को भर रहा हूं। सो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, ये मैंने सॉल्यूशन को भरा। सो दिस इज सॉल्यूशन। अब बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए,
फाइनली होगा कुछ यूं, देखिए यहां पर तो है प्योर वाटर, लेकिन यहां पर प्योर वाटर नहीं है, नमक मिला हुआ है पानी के अंदर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए हम लोग नमक मिला हुआ पानी नहीं पी सकते, नहीं तो समंदर में लोग प्यास से मर जाते हैं। आपको पता है कि समंदर में होता चारों तरफ पानी है, लेकिन फिर भी लोग प्यास से मरते हैं क्योंकि वो पानी हम पी नहीं सकते, ये आपको पता होना चाहिए। सो फाइनली होता कुछ यूं है कि अब अगर ध्यान से आप देखो तो यहां पर है पानी और यहां पर है पानी प्लस नमक। आप बताइए कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां है, इस तरफ। नाउ दिस इज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट या फिर वाटर व्हाटएवर, ठीक है। यहां पर पानी की मात्रा कम है, दिस इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बड़े ध्यान से समझिएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब बीच में लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको पता है नेचुरली, मान लो कि ये एक आपके पास कोई जगह है, आप यहां पर कोई बॉल छोड़ेंगे तो नेचुरली वो हायर से लोअर की तरफ तो आसानी से बह जाएगी, ये सबको पता है। तो यहां पर आप बताइए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है जो सॉल्वेंट को अपने अंदर से जाने देती है, ये लिखा है सॉल्वेंट को परमिट करती है। तो आप बताइए यहां पर सॉल्वेंट कौन, पानी। अब बताइए पानी का फ्लो कहां से कहां होगा, पानी तो यहां भी है, पानी वहां भी है, कहां से कहां होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। समझें, प्योर वाटर फाइनली हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्योरिटी से वो इंप्योरिटी की तरफ जा रहा है, बहुत स्पेशल चीज है ये। यहां पर सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से इसको देखिए, एक नया टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, दैट इज व्हेन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, ठीक है, किससे, by the means of सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लिख देता हूं SPM, नेचुरली, ये नेचुरली होता है, फिर भी मैं लिख देता हूं नेचुरली। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपका पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है। अब मजे की बात है कि प्योर वाटर इंप्योरिटी की तरफ जा रहा है। अब होगा थोड़ी देर बाद यूं कि यहां का लेवल हो जाएगा कम, जिसको मैं यहां मिटा देता हूं, देखो यहां का थोड़ी देर बाद लेवल हो जाएगा कम, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया और पानी उस तरफ फ्लो हो गया, तो यहां का क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा। देखिए यहां पर लेवल अचानक से बढ़ गया, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, यहां पर तो लेवल हो गया कम, यहां पर लेवल बढ़ गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। Natural flow of a solvent from higher concentration to lower concentration is called through semi-permeable membrane is called osmosis. सबको समझ में आ गया? तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अभी तो दो नई टर्म आ गई, एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरी ऑस्मोसिस। अभी तक तो ऑस्मोटिक प्रेशर का पता ही नहीं है, तो अब बड़े ध्यान से समझिएगा। दो टर्म कौन कौन सी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सॉल्वेंट को जाने देती है, और यहां पर है ऑस्मोसिस जहां पर नेचुरल फ्लो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, किसका, सॉल्वेंट का, किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये हमने समझ लिया। अब आप क्या कीजिए, हमको यह मालूम पड़ रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है, पानी तो कहां जा रहा है, प्योरिटी से इंप्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब आप क्या करिए, यहां से आप क्या करिए, मैं यहां पर इसको रब कर रहा हूं, आई थिंक आपने डायग्राम बना लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया। सो फाइनली मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए हमें तो मालूम है कि हमारा नुकसान हो रहा है, यहां पर प्योर पानी खत्म होते जा रहा है जो हमारे पीने लायक था, ये तो समस्या की बात है। तो अब क्या करिए, आप खुद से सोचिए, आप नहीं चाहते कि ये जो पानी है प्योरिटी से इंप्योरिटी की तरफ फ्लो हो, तो आप क्या कीजिएगा, यहां पर क्योंकि अभी प्रेशर तो लग रहा है इस तरफ, दिखाई दे रहा है, जिससे वाटर का फ्लो हो रहा है यहां से यहां, हायर से लोअर की तरफ, यानी कि हम लोग कहें प्योरिटी से इंप्योरिटी की तरफ, या फिर हम लोग कहें कि सॉल्वेंट से कहां जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ, जो कि हम चाहते नहीं। समझ में आ रहा है, हमको इंप्योर वाटर थोड़ी चाहिए, प्योर वाटर चाहिए। तो यहां पर आप क्या कीजिए, यहां पर एक प्रेशर अप्लाई कीजिए, और उतना प्रेशर अप्लाई कीजिए, उतना प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा, उतना प्रेशर अप्लाई कीजिए कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है रुक जाए, बस उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दोबारा बोलता हूं, यहां पर जो हमें नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर एक प्रेशर अप्लाई कीजिए, इतना प्रेशर अप्लाई कीजिए कि ये जो नेचुरली अकरिंग ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो रुक जाए।
उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी इज दैट प्रेशर, दैट अप्लाइड प्रेशर so that osmosis process stops। ठीक है, अगर आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक गया प्रेशर अप्लाई करने से, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं और उसको हम लोग पाए से लिखते हैं। मतलब जो प्रेशर आपने अप्लाई किया जिससे ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर। सबको समझ में आ गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं? ध्यान से समझिए आप, समझ में आ गया सबको? डायग्राम बड़े ध्यान से देखिए। मतलब ऐसा प्रेशर जिसके बाद आपका ये नेचुरली अकरिंग प्रोसेस रुक गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। सबको समझ में आ गया? अब खुद से दिमाग लगाइए। यहां पर आपने एक बार तो इसके फ्लो को रोक दिया, पर अब आप क्या करो? अब आप इतना प्रेशर लगाओ कि यहां का पानी इस तरफ फ्लो होने लग जाए, उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिए ऑस्मोसिस क्या था? जब यहां से यहां पानी का फ्लो हो। अब आप खुद सोचो कि अगर मैंने यहां से और दबाव बनाया, पहले तो मैंने दबाव बनाया कि ये प्रोसेस रुक जाए, अब मैं और दबाव बना रहा हूं कि यहां का पानी यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन का पानी किस तरफ फ्लो होने लग जाए? हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस का उल्टा, रिवर्स ऑस्मोसिस। सबको समझ में आ गया? सो इसको अभी लिखेंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो चलिए गाइस, रिवर्स ऑस्मोसिस को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, मेरे साथ साथ लिखिएगा। बाय द वे, रिवर्स ऑस्मोसिस का शॉर्ट फॉर्म में आरओ, जो आपके घर पे भी लगे होते हैं। एक्चुअली जो आपके घर पे आरओ लगे हैं वो इसी फिनोमिना पे काम करते हैं। तो देखिए आरओ को डिफाइन करते हैं, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं। वो क्या कहता है? व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए यहां पर प्रेशर जब आप अप्लाई किया और अगर वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर था, तो इस सिचुएशन पे क्या हुआ था? ऑस्मोसिस रुक गया था, ऑस्मोसिस स्टॉप्स, रुक गया था। ये तो हम जान गए कि ऑस्मोसिस इस पर्टिकुलर प्रेशर पे जो कि पाई के इक्वल था, तब ऑस्मोसिस रुक गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है? आप अब प्रेशर पाई से भी ज्यादा अप्लाई कर रहे हो। इन दिस केस सॉल्वेंट, व्हेन पी इज ग्रेटर देन पाई, देन सॉल्वेंट, इस केस में सॉल्वेंट कौन है? पानी। देन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। जस्ट उसका उल्टा, ऑस्मोसिस में हायर से लोअर की तरफ जा रहा था, रिवर्स ऑस्मोसिस में पानी कहां से कहां जा रहा है? लोअर से हायर की तरफ। तो हमारे लिए तो अच्छा है ना, यहां से इंप्योर से पानी निकल के प्योरिटी की तरफ आ रहा है, इसी को आरओ बोलते हैं। सो फाइनली इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी आपको समझ में आ गया? तीन टर्म थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि अपने अंदर से सॉल्वेंट को जाने देती है, ऑस्मोसिस जिसमें सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस जब आप प्रेशर इतना अप्लाई कर दो कि यहां से जो पानी है यानी कि सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकल के कहां आता जाए? इंप्योरिटी से प्योरिटी की तरफ। इसी को हम लोग आरओ कहते हैं, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? पाई का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर था इसकी एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे कितना होता है। तो देखिए यहां पर आप इसका कंपैरिजन देखिए, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का कंपैरिजन हम लोग गैसेस इक्वेशन से कर सकते हैं। तो फाइनली ऐसा हुआ ही। आपको बताइए आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? ये आप सबने पढ़ी है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना? आई होप कि आपने सबने पढ़ा होगा। सो फाइनली यहां पर क्या, पी की जगह हम रखेंगे पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेशर वो गैसेस प्रेशर था, हमें बात करनी है डिल्यूटेड सॉल्यूशन के केस में ऑस्मोटिक प्रेशर की, यानी पाई की। वो भी तो एक प्रेशर है, इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज पाई वी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा, पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी। अब इस वी को मैं वहां ले जाता हूं, सो फाइनली क्या बनेगा? पाई इज इक्वल्स टू एन बाई वी इंटू आरटी, isn't it? अब n बाई वी को क्या बोलते हैं? मोलैरिटी, जिसको हम लोग C से भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। देखिए n बाई वी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म C से भी लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या बनेगा? पाई इज इक्वल्स टू CRT। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो कि बहुत ही आसान है गाइज। न्यूमेरिकल जब करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। यहां पर अगेन C का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, R का मतलब क्या है? दैट इज गैस कॉन्स्टेंट। ये गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नाउ व्हाट अबाउट टेम्परेचर? T, दैट इज टेम्परेचर, दैट्स इट। तो यहां पर ये टर्म थी जिसको मैंने यहां पर डिफाइन भी कर दिया। सो फाइनली हमारे यहां पर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
भी खत्म हो गई, वो क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। और अब मैं क्या करने वाला हूं, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यहां लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आपने ले लिया तो चलो मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, देखिए बड़े ध्यान से। चारों ऑस्मोटिक प्रेशर को आप मेरे साथ देखोगे और उसके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हमारे यहां जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो कौन कौन सी थी। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे लिए कौन सी थी, याद करो, दैट इज RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद है, जिसको हम लोग लिखते थे दैट इज डेल्टा P अपॉन PA0। यहां पर डेल्टा P चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन PA0, प्योर सिचुएशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर आ रहा था, XB, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बहुत आसान है, ये आपका RLVP था। सेकंड जो आपके पास बना था दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये किसके इक्वल था, दैट इज M इंटू KB या KB इंटू M, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। थर्ड पर चलते हैं। थर्ड क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF, वो क्या था, M इंटू KF। ठीक है, ये आपका थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी आपने निकाला, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। ये आपका फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला था, सिंपल। देखिए यहां पर एक खास बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिपेंड करती है किसके ऊपर, सॉल्यूट की क्वांटिटी के ऊपर, सबसे खास बात। ठीक है, तो यहां पर ये जितने चारों फॉर्मूले हैं वो सिर्फ उन्हीं सॉल्यूट्स पे डिपेंड, उन्हीं सॉल्यूट्स के ऊपर अप्लाई होंगे जहां पर क्या हो, डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो सॉल्यूट्स का, डिसोसिएशन, ठीक है, या फिर एसोसिएशन सॉल्यूट्स का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट अकर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे सॉल्यूट जिनका डिसोसिएशन और एसोसिएशन ना हो, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, उन्हीं पे ये फॉर्मूले काम करेंगे। जैसे कि शुगर, शुगर का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता, शुगर का एक पार्टिकल है, ना तो अंदर जाके कभी डिसोसिएट यानी कि टूटता है, ना ही एसोसिएट यानी कि जुड़ता है, तो ये अप्लाई होंगे शुगर के ऊपर। ठीक है, ये यूरिया के ऊपर भी अप्लाई होंगे। यूरिया भी ऐसा है, ना तो डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, वो उसका मतलब समझाऊंगा क्योंकि उसी से वेंट ऑफ फैक्टर निकल के आएगा। तो शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर ये फॉर्मूले एज इट इज काम देंगे, क्योंकि ये ना तो डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट। लेकिन अगर गलती से भी आपने NaCl डाल दिया तो ये आपके फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, क्योंकि NaCl क्या होता है, जैसे आप पानी में, क्योंकि हमको पता है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। आप NaCl डालते हो और अंदर जाके टूट जाता है, किस में टूटता है, Na+ और Cl- में। तो ऐसे केस में इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन। ऐसे केस में ये फॉर्मूले एज इट इज अप्लाई नहीं होंगे, वहां पर हमें एक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखिए इसमें थोड़ा थोड़ा ही चेंज करना है हम लोगों को, वो हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन खास बात, चाहे शुगर ले लो, यूरिया ले लो, ग्लूकोज, और ऐसे हम लोग सोल्यूट ले जो कि अंदर जाके डिसोसिएट या फिर एसोसिएट ना होते हो, उनके ऊपर ये फॉर्मूले एज इट इज आप अप्लाई कर सकते हो। ना सिर्फ ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, यहां से आप अगर सोल्यूट नहीं दिया है तो उनके मोलर मासेस की कैलकुलेशन भी कर सकते हो एज इट इज। ठीक है, सो चलिए गाइस आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग स्मॉल आई से लिखते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझे कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है। देखिए हम सब लोगों को पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के, यानी कि सोल्यूट की क्वांटिटी जितनी होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी होगी। लेकिन समस्या वहां पैदा हो जाती है जहां पर हमने डाला 1 मोल और अंदर जाके वो 2 हो गया, यानी कि डिसोसिएशन हो गया, या फिर हमने डाला 2 मोल अंदर जाके वो जुड़ गया, यानी कि एसोसिएशन हो गया। तो वहां तो क्वांटिटी चेंज हो गई, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसी आएगी ही नहीं। जरा समझे कैसे, क्या मतलब है इसका। देखिए मैं यहां पर एक लिक्विड लेता हूं, जरा ध्यान से इसको समझेगा। ये एक लिक्विड है और मैंने यहां पर एक सोल्यूट डाला, क्या डाला, 1 मोल शुगर डाला सपोज। अब शुगर तो क्या होता है, ना तो डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब हमने 1 मोल डाला और 1 मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करी तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही आ रही थी, क्योंकि हमको ये पता था ये 1 मोल है, अंदर जाके टूटता नहीं है, तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में ही आ रहा था। लेकिन समस्या तब पैदा हो गई जब हमने यहां पर 1 मोल NaCl डाला। अब हमने सोचा कि यहां पर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल के रिस्पेक्ट में आएगी,
ठीक है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर जाके टूटा, इसने 1 मोल Na+ दिया और प्लस में 1 मोल Cl- दिया। तो यहां आप सोच रहे थे कि 1 मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन होगा, लेकिन अंदर जाके क्या हो गया, ये तो 2 मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन आ रही है। इसका मतलब हमारी थ्योरेटिकल थिंग जो हम सोच रहे हैं, ये हमारी थ्योरेटिकल चीज है। जो थ्योरेटिकल चीज हम सोच रहे हैं और जो ऑब्जर्व हो रही है वो अलग है। बात को समझे? यहां पर ये टूटना एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को की कैलकुलेशन को क्या कर रहा है, गलत बना रहा है। तो उसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फैक्टर की जरूरत है, जिसको हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। जरा एग्जांपल के थ्रू समझिए। सपोज हम NaCl लें और हमको पता है कि NaCl कैसे टूटता है, वो टूटता है Na+ में एंड Cl- में। ठीक है, ये डिसोसिएशन हमको मालूम है। T=0 पर जब डिसोसिएशन चालू ही नहीं हुआ, सपोज मैंने NaCl के कितने मॉलिक्यूल लिए, 1, उस केस में Na+ कितने बनेंगे, 0, Cl- 0। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है, T=0 लिखा है। अगर T कोई एनी टाइम T ले ले, उस केस में NaCl पूरा टूट गया तो Na+ कितने बनेंगे, 1, Cl- भी कितने बनेंगे, 1। अब जरा समझिए, हम सोच रहे थे कि हमने डाला है 1, थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन, थ्योरेटिकल थिंग क्या थी हमारी, 1, कि हम सोच रहे हैं कि हमने ऊपर से 1 ही डाला है। लेकिन समस्या ये हो गई कि वो 1 जो डाला वो अंदर जाके टूट गया, एक्चुअल में वो 2 दे रहा है। क्या दे रहा है, 2, एक Na+ और एक Cl-, यानी कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो तो है 2। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, जिससे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी सही आ ही नहीं सकती। ऑब्जर्वेशन हमारी 2 की है, थ्योरेटिकल में हम 1 ही सोच रहे थे। तो यहां पर हमें किसी फैक्टर की जरूरत है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए, और उस फैक्टर का नाम क्या है, वेंट हॉफ फैक्टर I, जिसको हम कैसे लिखते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अगर मैं कहूं आपसे कि इस केस के लिए आप I की वैल्यू निकालो, तो बताइए ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। तो कहीं ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कितनी है, 2। थ्योरेटिकली आप कितना सोच रहे थे, 1, तो I का वैल्यू कितना हुआ, 2। सबको समझ में आ गया? ये हुआ डिसोसिएशन का केस। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एसोसिएशन का भी। तो ये तो हमारे पास डिसोसिएशन का केस है, जिसको हम लोग यहां पर लिखेंगे। सो वी हैव सीन डिसोसिएशन केस। डिसोसिएशन का हमने केस देखा, और डिसोसिएशन के केस में हम लोग यहां पे एक टेबल बनाते हैं। क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पर क्या फर्क पड़ा, जरा हम उसको देखेंगे। ठीक है, डिसोसिएशन के केस में नंबर 1, इसको ऊपर लिख देता हूं, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे क्या फर्क पड़ा उसको हम देखेंगे, नंबर 1। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ा उसको देखेंगे, एंड मोलर मास पे क्या फर्क पड़ा। किसके मोलर मास पे, जो हमने डाला सोल्यूट के मोलर मास पे क्या फर्क पड़ा। बड़े ध्यान से समझिएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, उस पे क्या फर्क पड़ रहा है डिसोसिएशन के केस में। जरा देखिए, जैसे ही डिसोसिएट होगा क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ जाएगी। ये देखिए NaCl कितना था, 1, डिसोसिएशन होने के बाद अब ये सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी दिखाई दे रही है, 2। इस चीज को समझिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब ये भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन व्हाट अबाउट सोल्यूट मोलर मास, आप डाल रहे थे 1 मॉलिक्यूल, इस चीज को समझे, ये पूरा 1 मॉलिक्यूल मैंने डुबा दिया, डाल दिया, अंदर जाके पता लगा वो तो 2 हो गए, तो मॉलिक्यूल का मोलर मास तो कम हो गया ना। तो इसका मतलब सोल्यूट का मोलर मास घटने लगता है इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। जरा ध्यान से समझिएगा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ती है, लेकिन मोलर मास घटने लगता है, ये डिसोसिएशन का केस हो गया। तो इसका जस्ट अपोजिट केस कौन सा होगा, एसोसिएशन वाला। एसोसिएशन का केस बता रहा हूं, एसोसिएशन का केस क्या, जरा समझे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मैंने यहां पर 2 मॉलिक्यूल लिए CH3COOH के, ये कौन है, एसिडिक एसिड। इसको मैंने डाला किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। अब बेंजीन के अंदर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि एसिडिक एसिड बेंजीन में डालते ही उसका डाइमराइजेशन हो जाता है। मतलब हमने डाले 2 लेकिन अंदर जाके हो गए 1, दोनों मिलके 1 हो गए, CH3COOH होल ट्वाइस। ये कब है, जब ये 100% ही डाइमराइज हो जाए तब। ठीक है, तो मैं इसके मतलब समझाऊंगा आपको। सो फाइनली आपने डाले 2 लेकिन हो गए 1। सोचिए आप कि आप थ्योरेटिकली कितना सोच रहे थे कि मैंने तो 2 डाले, ऑब्जर्व कितना आ रहा है, ऑब्जर्वेशन तो हमारी 1 की है, इसका मतलब यहां तो गड़बड़ है। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर I की वैल्यू निकालो, तो I की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज 1। व्हाट अबाउट थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज 2। जरा समझें। सो फाइनली I की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, विच इज लेस देन 1।
और यहां पर आई का वैल्यू कितना आ रहा था, जरा चेक करिए, यहां पर आई का वैल्यू था 2 विच इज मोर देन 1। तो आप समझिए कि यहां पर डिसोसिएशन के केस में एक और टेबल बना सकते हैं आप। कैसी? एक और टेबल की जगह हम लोग बना देते हैं। चलो मैं यहां लिख दूंगा साइड में, ठीक है। सो फाइनली इस केस को मैं यहां लिख देता हूं, ये देखिए। सो मैं ये 1 है, डिसोसिएशन का केस है, ये एसोसिएशन का केस है, और साथ ही साथ हम इस टेबल में आई की वैल्यू को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं आई की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू होती है मोर देन 1, और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू होती है लेस देन 1। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब एसोसिएशन के केस में जरा ध्यान से देखिए, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे क्या फर्क पड़ेगा। सोच रहे थे 2, निकल के आ रहा है 1, इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट घट गया। अगर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट घट गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, घट गई। व्हाट अबाउट मोलर मास? आप डाल रहे थे 2, वो जुड़ के हो गया 1, इतना बड़ा बन गया। तो सोचिए क्या मोलर मास बढ़ा नहीं, क्या बिल्कुल बढ़ गया। इसका मतलब मोलर मास इस केस में बढ़ जाता है। तो ये चीज इसको मालूम पड़ जाती है, उसको उसके लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाता है। ये टेबल बड़े ध्यान से देखिएगा। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू मोर देन 1, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1। यहां पर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ने लगती है, यहां क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट घटने लगती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस केस में बढ़ती है, मोलर मास इस केस में घटता है। अब खास बात पर आइए, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के एंटी प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। अगर ये दोनों बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, और ये दोनों घट रहे हैं तो वो बढ़ रहा है। इसका मतलब आई को हम लोग एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इसका मतलब मोलर मास घट रहा है। तो अगर इसको मोलर मास के रिस्पेक्ट में लिखना तो क्या लिखोगे? तो देखिए आई की वैल्यू को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। देखिए आई की वैल्यू एक तो लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है, तो आई की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा, थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला तो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मोलर मास के रिस्पेक्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब आई दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज आई इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। आप पूरा लिखिएगा, मैं यहां पर सिर्फ यहां पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखे, ये आई का मतलब निकलता है। यहां पर हमें दो फॉर्मूले मिल गए, सबको समझ में आ गया। सो हमें रिक्वायरमेंट समझ में आई कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या थी आई की। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए सॉल्यूट का, उस केस में हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आती है, तो हमें आई की जरूरत पड़ती है। हमें क्या करना पड़ेगा, वेंटो फैक्टर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, वेंटो फैक्टर कैलकुलेशन करने के बाद हम करेंगे क्या, जरा उसको भी देख लें। वेंटो फैक्टर कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जितनी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें चेंजेस करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, जरा चेक कीजिए इसकी कैलकुलेशन से क्या होगा। देखिए पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी RLVP, वो किसके इक्वल थी, वो थी XB के इक्वल, ये सबको पता होगा। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल्स टू CRT। अब हमको यह पता है कि ये सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के, वो तो हमें दिखाई ही दे रहा है। यहां पर देखिए क्वांटिटी किसकी, सोल्यूट के, कैसे यहां मोल फ्रैक्शन है किसके, सोल्यूट के, यहां मोलालिटी है किसकी, सोल्यूट की, यहां भी मोलालिटी है किसकी, सोल्यूट की। ये क्वांटिटी तो बताती है। यहां पर C मोलारिटी है किसकी है, सोल्यूट की, तो हमें मालूम है। लेकिन अगर क्वांटिटी ही चेंज हो गई तो हमें यहां पर सब में चेंज दिखाई देगा, उस चेंज को हमें काउंट भी करना पड़ेगा। सो पहले केस में जो आपने लिखा था NaCl यानी डिसोसिएशन हो जाए, तो यहां पर वेंटो फैक्टर कितना आ रहा था, 2, तो हमें यहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी कितनी मिलेंगी, डबल, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। तो आप जैसे ही वेंटो फैक्टर कैलकुलेट कर ले तो उसके बाद जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो चेंज कैसे होगी, आपको सबको I से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। सभी जगह पे ये वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए अब ये फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, RLVP इज इक्वल टू I इंटू XB, ये क्या हो जाएगा, I इंटू KB इंटू M, ये क्या हो जाएगा, I इंटू KF इंटू M, और ये क्या हो जाएगा, I इंटू C इंटू R इंटू T। सबको समझ में आ गया। सो फाइनली ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा वेंटो फैक्टर पढ़ने के बाद। तो मैं यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं, अगर आपका, बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आपका सोल्यूट नॉट डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, नॉट डिसोसिएटेड और
एसोसिएटेड, अगर वो ना तो डिसोशिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, उस केस में क्या होगा, आई का वैल्यू 1, इजंट इट? क्योंकि वो ना तो डिसोशिएट हो रहा है ना ही एसोसिएट, आपने एक डाला एक ही मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन भी 1 है, थियोरेटिकल भी 1 है, तो आई का वैल्यू कितना हुआ, 1। अगर ऐसा सोल्यूट हो जो कि ना तो डिसोशिएट होता ना ही एसोसिएट होता तो आई का वैल्यू 1 है। अदरवाइज जरा चेक करो, अगर वो डिसोशिएट होता है यानी कि डिसोसिएशन वाला केस बने तो आई का वैल्यू कितना बन रहा है, जरा चेक करो, आई का वैल्यू मोर देन 1 बन रहा है, वहां पे मैंने लिखा है, टेबल को चेक करो। और थर्ड केस क्या है, अगर यहां पर एसोसिएशन हो जाए तो उस केस में आई का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर होता है, सिंपल है। यहां पर चेक करो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबको समझ में आ गया। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग चेक करेंगे कि आई की वैल्यू क्या आती है, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो। चलिए चलिए गाइस, अब हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं ऐसे केस में जहां पर इलेक्ट्रोलाइट वीक हो। बड़े ध्यान से समझिएगा, एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, सपोज हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जो कि वीक है, दैट इज CH3COOH। हमको सबको पता है कि एक वीक एसिड होता है, ध्यान से देखिएगा, और हमको ये भी पता है कि ये टूटता कैसे है, CH3COO- और प्लस में H+। अगर किसी को नहीं पता कि वीक एसिड होने से क्या होता है तो आपको बता देता हूं। आप जितना भी डालेंगे वो पूरा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये वीक है, उसमें कुछ ही पार्ट है जो टूटेगा, समझे? इसीलिए हम लोग इसके लिए क्या लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जरा समझे मतलब क्या है। मैं कहता हूं T=0 पर मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल डाले, ध्यान से समझिएगा, 100 मॉलिक्यूल, ये कितने बनेंगे, T=0 पर 0, ये भी 0। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है, T=0 टाइम में। और मैं कहता हूं कि कंप्लीट टाइम आ चुका है जब इसका पूरा डिसोसिएशन हो चुका है T=T टाइम पर, तो मैं कहता हूं कि इसके 100 में से सिर्फ 50 ही टूटे। मान लेते कितने टूटे, 50। देखिए पूरे नहीं टूट रहे हैं, पहले केसेस में हम लोग पूरे मान के चल रहे थे कि ये पूरे टूट जाते तो यहाँ 0 लिख दिया करते थे। मान लेते कि इसके 100 में से सिर्फ 50 ही टूटे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वीक है। तो सबसे पहले तो आप इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो। इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो जिसको समझ में नहीं आता कि डीओडी क्या होता है, जरा समझें। आपने डाला कितना, 100, टूटा कितना, 50, तो देखिए 50/100 इस रेशियो को ही अल्फा बोलते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो गई, 0.5। बस इतना सा ही होता है और कुछ नहीं, समझे? अब आप ये सोचिए कि जब इसके एक से इसका कितना बनता है, 1, इसका भी कितना बनता है, 1, तो इसके कितने आपने तोड़े यहां से, 50, तो ये कितना बनेगा, 50, ये भी कितना बनेगा, 50, 50 बनेगा। अब आप बड़े ध्यान से समझिए, मुझे ये बताइए कि अब यहां पर थ्योरेटिकली कितना था, आप कितना सोच के चल रहे थे कि हमने तो 100 डाले, ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है। नाउ व्हाट अबाउट ऑब्जर्व्ड वैल्यू? ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखिए 50 + 50। कई लोगों का तो सिर्फ यही ध्यान होगा, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि उस बकेट में इसके भी, ये भी तो एक सॉल्यूट है, इसके भी तो बचे पड़े हैं, तो ये भी तो काउंट होगा। तो टोटल काउंटिंग करनी है उस केस में आपको। बकेट में 50 मिल रहे हैं आपको H+ के, ये भी सॉल्यूट है, 50 मिल रहे हैं आपको CH3COO- के, ये भी तो बचे पड़े हैं बकेट के अंदर, वो कितने हैं, 50। तो टोटल ऑब्जर्व कितनी हो रही है आपको, दैट इज 150। इस चीज को समझें, यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यू आपने सोचे 100 डालें, लेकिन ऑब्जर्वेशन कितने की है, 150 की। तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो, जरा चेक करो। सो फाइनली आई, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 150, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 100, तो यहां पर आई का वैल्यू कितना आ गया, 1.5। इस चीज को समझें कि इस केस में अल्फा की वैल्यू तो है 0.5 और आई का वैल्यू है 1.5। अब हम क्या करेंगे, दोनों में रिलेशन निकालेंगे। तो इस चीज को समझ गए क्या आप? अगर इस चीज को समझ गए तो चलो इनके लिए हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं कि अगर हम लोग इसको जनरलाइज बेस से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अभी हाल फिलहाल तो आपको कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, तो जरा समझें। पर ये तो समझ में आ गया ना अल्फा का मतलब वैल्यू क्या, अल्फा का मतलब क्या होता है। अल्फा का मतलब ये कि आपने कितना डाला और फाइनली कितना टूट रहा है, इसके रेशियो को ही अल्फा कहते हैं। और यहां पर अल्फा और आई मैंने आपको इस केस में निकाल के दिखा दिया। सपोज एक जनरलाइज केस लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर क्या हुआ, सपोज हमने एक AN टाइप का सॉल्यूट लिया, बड़े ध्यान से समझिएगा, AN, ठीक है, ए के फुट में N है, N एक नंबर है और A क्या है, उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कोई एक ऐसा सॉल्यूट है, वो टूटने के बाद कितने देता है, N ऑफ A के N पार्टिकल देता है। सबको समझ में आ गया। सो T=0 पर मैं मान लेता हूं कि इसके कितने मॉलिक्यूल डाले मैंने, 1। क्लियर होता है? पर इसके कितने बनेंगे, 0। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है। सबको समझ में आ गया। सो फाइनली इसके 1 डाले, इसके 0 है। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या माना मैंने, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है
और अगर ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लेता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, दैट इज आपने कितने डाले और कितना टूट रहा है। आपने कितने डाले 1 और कितना टूट रहा है वो सीधे अल्फा के इक्वल हो जाएगा। जरा समझें, किसको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखें। अल्फा का वैल्यू क्या होता है कि फाइनली वो कितना टूटा, दिस इज, ये क्या होता है, ये कितना ब्रेक हुआ वी कैन से, ठीक है, या डिसोशिएट हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ मच डिसोसिएशन। और यहां पर क्या है, टोटल क्वांटिटी, कितना डाला आपने, टोटल क्वांटिटी। अब जरा सोचिए आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो आप ये बताइए कि टोटल डिसोसिएशन कितना हुआ है, अल्फा के इक्वल। सबको समझ में आ गया। सो इसका मतलब यहां पर अगर आपने 1 डाला है तो उसकी अल्फा वैल्यू ही है जो टूट रही है। तो आ जाओ जरा ध्यान से समझो, t टाइम पर 1 में से कितना टूटेगा, अल्फा, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, अल्फा, क्योंकि आपने डाला ही 1 ही है। इस चीज को समझें। अच्छा, अब इसके 1 से अल्फा टूटा, अब जरा सोचिए जब इसका 1 था तो यहां पर कितने बनते थे, 1 ही, n, आपने कितना तोड़ा, अल्फा, तो इसके कितने बनेंगे, n अल्फा। जरा समझे, जब इसका 1 था तो इसके n बनते थे, 1 का n बनता था, तो यहां से अल्फा तोड़ा तो अल्फा का कितना बनेगा, n अल्फा। अब आ जाओ यहां से i का वैल्यू कैलकुलेट करो। सो फाइनली यहां पर i और अल्फा में रिलेशन आ जाएगा। i की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, नाउ लुक एट इट, ये 1 है जो आपका कौन सा वैल्यू है, थ्योरेटिकल, और इन दोनों को जोड़ दोगे जैसे कि वहां लास्ट केस में किया था, ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना, जैसे यहां किया था। ये देखिए यही है 1 माइनस अल्फा, समझ पा रहे हैं, 100 माइनस 50 दैट इज 1, 100 में से 50 है तो 1 में से कितना हुआ, 0.5, यही तो है। तो 1 माइनस अल्फा प्लस आपको क्या करना है, अल्फा प्लस ये एन अल्फा सबको जोड़ेंगे, यहां पे भी यही काम कर रहे हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इसको जोड़ेंगे और यहां पर आपको लिखना है। तो टोटल देखिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल वैल्यू 1, दैट्स इट, हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है, i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये i को होता है। अब यहां से क्या करो आप, अल्फा की वैल्यू कॉमन निकाल लो। सो i इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू कॉमन निकाल लूं, सो 1, यहां पर क्या करते हैं हम लोग, अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से अल्फा कॉमन निकालो तो यहां क्या बचा, n माइनस 1, है ना, डिवाइड बाई 1 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो यहां पर अल्फा अपॉन n माइनस 1 विच इज इक्वल टू i माइनस 1, है ना, ये 1 को वहां ले गया, अल्फा n माइनस 1 विच इज इक्वल टू i माइनस 1, तो यहां से अल्फा क्या आ गया, सो अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ऊपर नीचे दोनों से माइनस साइन कॉमन ले ले तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन, एक ही बात है। सो फाइनली यहां से हमने एक रिलेशन निकाल लिया और रिलेशन स्टैंड करेगा किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सबको समझ में आ गया। सो फटाफट से इसको लिख लो। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। आई यहां पर वेंटो फैक्टर है और एन क्या है कि आपको कितने पार्टिकल मिलते हैं। एन जरा समझें, एन से एन मिलते हैं तो एन आपको कहां मिलेगा, आपको ये चेक करना है कि एन कितने मिलते हैं। नाउ व्हाट अबाउट अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट अबाउट आई, दैट इज वेंटो फैक्टर। सो अल्फा और आई में रिलेशन होता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आने लगेगा। तो फटाफट से इसको लिख लो, ये केस हुआ। सो चलिए गाइस इसका लास्ट केस ले लेते हैं। इस बार एसोसिएशन के केस में देखेंगे, लास्ट टाइम पे हमने डिसोसिएशन के केस में देखा है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा वीक सब्सटेंस लेना है जिसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा माना है हमने। क्या माना है, बीटा। एसोसिएशन का मतलब समझे, एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सपोज हमारे पास CH3COOH है और हमको सबको पता है कि ये अंदर जाके डाइमराइज हो जाता है किसमें, अगर हमने इसको बेंजीन में डाला तो सपोज कि बेंजीन में जाके डाइमराइज हो गया। डाइमराइज का मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH होल ट्वाइस। कितने डालने पड़ेंगे, देखिए बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाऊंगा ना, तभी तो डाइमराइज होगा। इसके 2 का 1 हो गया। अब जरा ध्यान से समझिए, t=0 पर मैं मान लेता हूं कि इसके मैंने कितने पार्टिकल लिए, 100। बड़े ध्यान से समझिएगा, 100। तो t=0 तो डाइमराइज कितने का होगा, 0 का। डाइमराइज कितने पार्टिकल मिलेंगे, 0, क्योंकि शुरू ही नहीं हुआ है डाइमराइजेशन। अब मैं t टाइम लेता हूं जब इसका डाइमराइजेशन शुरू हो गया। अब मैं कहता हूं क्योंकि ये वीक है तो यहां पर ये डाइमराइज होने के लिए सपोज 50 ही जाएंगे। कितने जाएंगे, 50। बड़े ध्यान से समझेगा, 100 के 100 डाइमराइज होने के लिए नहीं जा रहे, 100 में से कितने जा रहे हैं, 50 ही जा रहे हैं डाइमराइज होने के लिए। अब सोचो 50 डाइमराइज होके कितने बनाएंगे, 25। क्यों, क्योंकि यहां से 2 से इसका कितना बन रहा है, 1 ही तो बन रहा है, तो इसके 50 से कितने बनेंगे, 25। मालूम पड़ गया, 50 डाइमराइज होने जा रहे हैं तो 50 डाइमराइज हो चुके हैं, तो 50 के अब कितने हो जाएंगे, 25। तो अब जरा ध्यान से इसको देखिए, थ्योरेटिकली हमने कितने डाले, 100। t=0 पे जो वैल्यू लिखी होती है वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। थ्योरेटिकल हमने कितने डाले, 100, पर निकल के कितने आ रहे हैं, सबको जोड़ दो।
100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75। ये ऑब्जर्वेशन है आपकी, जरा समझें इसको। ऑब्जर्वेशन क्या है 75। तो यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि चलो आई का वैल्यू निकालो, तो आई का वैल्यू क्या निकालोगे? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 75 डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 100, तो आपका यहाँ आई का वैल्यू आ रहा है 0.75 विच इज लेस देन 1। हमें पता है कि एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू लेस देन 1 आता है। अच्छा, यहां से आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी निकाल लो। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसको इस केस में हमने बीटा बोला है, मतलब क्या निकलता है? आपने डाला कितना? 100। समझे? एसोसिएट होने के लिए कितने गए? 100 में से सिर्फ 50। जरा समझें, तो यहाँ 50, तो ये कितना हो रहा है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना आ रहा है? 0.5। तो इसको आप अल्फा के इक्वल भी लिख सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही तो आ रही है। जरा ध्यान से देखो, लास्ट केस में क्या थी? 0.5, ये भी कितनी है? 0.5। एक्चुअल में रेशो तो वही है, रेशो तो वही ले रहे हैं ना हम लोग, बात तो हम वही कर रहे हैं कि आपने कितना डाला और कितना टूटने या फिर जुड़ने गया, उसके रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो हम लोग कई बुक्स में बीटा की जगह अल्फा भी लिखा होता है, कंफ्यूजन में मत आना, अल्फा बीटा एक ही बात है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा होगा या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो चलिए गाइस, इसका जनरलाइज फॉर्म बनाते हैं। जरा समझें इसको, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग वहां पर भी लिखता हूं। देखिए, सपोज हमने n मॉलिक्यूल्स लिए A के, और अंदर जाके वो जुड़ते हैं, सभी के सभी जुड़ के क्या बना देते हैं? AN। सबको समझ में आ गया? सो t इक्वल्स टू 0 पर लेते हैं सबसे पहले। सपोज मैंने t इक्वल्स टू 0 पर इसके कितने मॉलिक्यूल डाले? 1। इसके कितने बनेंगे? 0, क्योंकि अभी तो एसोसिएशन शुरू ही नहीं हुआ। t इक्वल्स टू t टाइम पर लेते हैं। देखिए 1 में से कितना जुड़ने जाएगा? जितनी इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को कितना मान लिया है? 1। तो 1 में से कितना जुड़ने जाएगा? बीटा। सबको समझ में आ गया? तो जरा ध्यान से देखिए, 1 में से बीटा जुड़ने गया, तो बताइए an की वैल्यू कितनी होगी? कितना an बनेगा? तो जरा ध्यान से इसको देखिए, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। 1 में से बीटा गया तो an की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज बीटा बाई n। ये किसको समझ में आ गया? ये कैसे हुआ? जरा चेक करो। इसके n से इसके कितने बनते हैं? 1। इसके n से इसके कितने बन रहे हैं? 1। तो इसके 1 से कितने बनेंगे? 1/n। तो इसका बीटा गया है ना, तो बीटा से कितना बनेगा? बीटा बाई n। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है? बीटा बाई n। सबको समझ में आ गया? तो फाइनली यहां पर थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है? 1। ऑब्जर्व्ड कितनी है? सबको जोड़ दो, ये सारी की सारी आपकी क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू आया ना? ठीक है। सो फाइनली यहां पर वेंटो फैक्टर निकालना है, तो चलो निकालते हैं। वेंटो फैक्टर I इज इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n। कई बुक्स में बीटा की जगह अल्फा भी लिखा है, जो मैंने यहां पर आपको बता दिया है, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। अपॉन यहां पर क्या करोगे? नीचे की तरफ थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज 1। तो यहां पर क्या निकल के आ रहा है? दैट इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n। सबको समझ में आ गया? अब आप एक काम करिए, इस 1 को यहां लेके आ जाइए, मैं इस तरफ सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। सो 1 को अगर इधर लेके आ गया, या फिर बीटा प्लस बीटा बाई n को यहां ले आओ, बीटा प्लस बीटा बाई n को मैं इस तरफ लेके आ गया और I को उधर ले गया, तो 1 माइनस क्या होगा? I। ये सबको समझ में आ गया? अब बीटा यहां से कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा? 1 प्लस 1/n विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस I। तो यहां से बीटा किसके इक्वल आ गया? सो फाइनली ये रिजल्ट मैं यहां लिख देता हूं। सो बीटा इज इक्वल्स टू, देखिए बीटा इज इक्वल्स टू यहां पर आ गया 1 माइनस I अपॉन, यहां पर क्या है? जरा चेक करो, यहां पर क्या होगा? n एलसीएम ले ले, तो n प्लस 1 अपॉन n। तो यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं n, ठीक है, और नीचे क्या लिखूंगा? n प्लस 1। ये देखिए बड़े ध्यान से इसको। सो फाइनली ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया। आप बीटा की जगह अल्फा भी लिख सकते हो, कई बुक्स में इसको अल्फा भी लिखा हुआ है। सो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी? n 1 माइनस I अपॉन 1 प्लस n। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। सो फाइनली ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन आपको अगर कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए सिर्फ आप इतना याद रखो। देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसको याद करने की, ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है? आपको शॉर्ट ट्रिक में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन के केस में आपको I की वैल्यू कितनी मिलेगी? दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। सबको समझ में आ गया? एसोसिएशन के केस में क्या होगा पता है? सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बाकी फॉर्मूला तो आप बाद में भी बना लोगे। सो एसोसिएशन केस में I इक्वल्स टू क्या होता है? 1 माइनस अल्फा। अगर मैं कहूं कि बीटा अल्फा एक ही है, जो कि मैं आपको बुक्स में अल्फा मिलेगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी अल्फा लिखा होता है कई बुक्स में उसको बीटा लिखा होता है, पर एक ही बात है 1 माइनस अल्फा प्लस यहां पर क्या लिखना है? अल्फा बाई n। सिर्फ इतना सा ही फर्क है, ध्यान से देखो।
एसोसिएशन डिसोसिएशन केस में n मल्टीप्लाई में आता है, जबकि एसोसिएशन के केस में n डिवाइड में चला जाता है। बाकी सब चीजें सिमिलर हैं। अगर आपको ये याद रह गया तो आपका काम हो गया, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आता है। सो फाइनली ये मतलब निकलता है कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन में आई और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को जरूर देखिए, आपको इससे अंदाजा होगा। और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, जिससे मैं आपको बार बार इसका इस्तेमाल करूंगा, तो न्यूमेरिकल से आपको ज्यादा समझ में आएगा इन सबका मतलब क्या होता है। सो आज देखिए, पहला जो डाउट मैं क्लियर करता हूं वो है वेंट हॉफ फैक्टर का। हमने लास्ट टाइम पे एसोसिएशन का केस किया था, जरा उसको देखें। तो देखिए, एसोसिएशन के केस में जो वेंट हॉफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में जो रिलेशन था वो हमने ये निकाला था, दैट आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये था ना एसोसिएशन का केस। वहां पर शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जिसको करेक्ट करा देता हूं। सो यहां पर क्या कीजिए, आप यहां पर इस 1 को यहां ले आइए। अगर मैं 1 को यहां लेके आता हूं तो i माइनस 1 हो जाएगा, सही है, प्लस का यहां पर माइनस हो गया। अब यहां से क्या बच रहा है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। तो यहां से अल्फा अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, दैट इज 1 अपॉन एन माइनस 1, इजंट इट। यहां से तो बच रहा है 1 अपॉन एन, यहां से बचेगा माइनस 1, जिसको मैंने साइड में लिख दिया। अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो i माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, n को एलसीएम ले रहा हूं, तो क्या बचेगा, दैट इज 1 माइनस n, यही बचेगा। अब हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज n इंटू आई माइनस 1 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा, 1 माइनस n। या फिर कई बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा हुआ है, सो अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां से माइनस कॉमन ले लो, सो यहां पर क्या बचेगा, माइनस, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस आई, साथ में क्या आएगा, इंटू n, और यहां पर नीचे क्या आएगा, 1 माइनस n। सो यहां पर ये देखिए, अल्फा, आई और एन में एसोसिएशन के केस में ये रिलेशन होता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, आपको इसको मगअप नहीं करना है, बहुत मुश्किल है, आपको सिर्फ इतना सा याद करना है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सेम केस डिसोसिएशन के टाइम पे भी था, सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क था। डिसोसिएशन के टाइम पे इसको हम लोग कैसे लिख रहे थे, सिर्फ ऐसे, i इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा लिख रहे थे। तो यहां पर एन अल्फा था, यहां पर अल्फा बाई एन था, और यहां से मैंने ड्राइव कर लिया था उसको, ठीक है। सो यहां छोटा सा डाउट था जिसको मैं क्लियर कर रहा हूं। उसके अलावा मैं आप लोगों को यहां पर काम के फॉर्मूले बता देता हूं न्यूमेरिकल करने से पहले। यहां पर काम के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, दो तो मैंने यहां पर लिख ही दिए हैं, आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। डिसोसिएशन के केस में ये वाला फॉर्मूला है, ये फर्स्ट फॉर्मूला मान लीजिए, और ये सेकंड फॉर्मूला मान लीजिए। दो फॉर्मूले तो ये आपको काम देंगे न्यूमेरिकल में। तीसरा फॉर्मूला कौन सा काम देगा, हेनरी लॉ का। वो क्या कहता था, द पार्शियल प्रेशर विच इज इक्वल्स टू KH इनटू x। ये सिंपल सा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस विच इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड, ठीक है। ये थर्ड फॉर्मूला था। फोर्थ फॉर्मूला था रोल्ट लॉ के केस में, ठीक है। वो क्या था, दैट इज द टोटल प्रेशर PT इज इक्वल्स टू, दैट इज PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये सिंपल सा था, टोटल प्रेशर आपको जोड़ना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। एक्चुअल में कहें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A किसके इक्वल था, दैट इज प्योर स्टेट में उसका प्रेशर और साथ में उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसके इक्वल था। सो हमने PA का वैल्यू उठा के रख दिया था, इसी तरह से PB का वैल्यू उठा के रख दिया था। तो आप ये करिए तो आगे आप उसको ड्राइव भी कर सकते हैं, नॉट एट ऑल अ बिग डील। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना था कि हम जानते थे कि XA प्लस XB किसके इक्वल होता है, 1 के, बस ये चीज रख दीजिए, आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ फॉर्मूला था जो आपके काम का है। फिफ्थ फॉर्मूला जो आपके काम का है वो कौन सा है, आपको यहां पर RLVP का फॉर्मूला पता होना चाहिए। RLVP क्या होता है, दैट इज डेल्टा P अपॉन PA नॉट, ये किसके इक्वल था, XB के। एक तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और सिक्स्थ फॉर्मूला हम लोग कहें, दैट इज डेल्टा TB, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके इक्वल है, दैट इज I इंटू KB इंटू M। अब ये I क्या है, जिसको हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर कहते हैं, ऊपर उनकी वैल्यूज लिखी है, ठीक है। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF। इसका फॉर्मूला किसके इक्वल था, यहां भी I लगा दीजिए, यहां मल्टीप्लाई में I लगा दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। I आपको यूज करना पड़ेगा अगर कोई डिसोसिएटेड या फिर एसोसिएटेड सॉल्यूट आपने इस्तेमाल कर लिया तो। डेल्टा TF कैसे लिखोगे, दैट इज I इंटू KF इंटू M, सिंपल है, ये आपको फॉर्मूला काम देगा। और सेवेंथ के बाद एक एट्थ फॉर्मूला है, मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं। सो फाइनली वो क्या है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल्स टू I इंटू C इंटू R इंटू T। ये देखिए, ये आपका एट्थ फॉर्मूला काम देगा। और एक रिलेशन है जो आपको काम देगा। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड I के लिए मैं यहां पर लिखवा ही चुका हूं। एक छोटी सी चीज हो रहा है जो कि नाइन्थ है, दैट इज I की वैल्यू 1 होती है फॉर किसके लिए, फॉर नॉन डिसोशिएटेड एंड नॉन एसोसिएटेड सॉल्यूट्स के लिए।
आई का वैल्यू कितना होता है 1, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, कब? डिसोसिएशन के केस में, ठीक है। डी माने डिसोसिएशन, ए माने एसोसिएशन। आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है एसोसिएशन के केस में। सो बस इतने से फॉर्मूले हैं जिसको आप लोग अगर मगअप कर लें, ध्यान रख लें, तो आपके सॉल्यूशन के क्या निकलेंगे, क्वेश्चंस आसानी से निकलेंगे। तो चलो अब हम प्रोसीड करते हैं। मैं आपको 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस कराता हूं इन्हीं सब फॉर्मुलों को यूज करते हुए, और वही थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई है उसके थ्रू हम लोग को 10 क्वेश्चन करते हैं। सो फटाफट से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो उससे पहले हम लोग वेटेज चेक कर लेते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और मैंने यहाँ पर जितने क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए हैं वो आपके AIPMT, AIIMS, CPMT और स्टेट लेवल PMT एग्जाम से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस और काफी बार पूछे गए हैं। सो आपको वीडियो का बेनिफिट कैसे मिलेगा जरा उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद खुद से अपने इस क्वेश्चन को जो भी आपके सामने आएगा उसको सोल्व करना है और फिर उसके बाद मेरे आंसर से उसको मैच करना है। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही है तो अपने आप को +4 मार्क, और अगर गलत होता है तो ईमानदारी से ऑनेस्टली -1 मार्क अपने आप को देने और इवैल्यूएशन अच्छे से करना है। उसके बाद टोटल इवैल्यूएशन करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखने हैं ताकि हम आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सजेस्ट कर सके गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले आपको खुद को सोल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर तो बताने वाला ही हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा चेक कीजिए। कहता है द वेंट हॉफ फैक्टर फॉर 0.1 कैपिटल M BaNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन इज। आपको वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि आई का वैल्यू दे दिया, ठीक है। सो आई का वैल्यू कितना है, दैट इज 2.74, ठीक है। सो फाइनली आपसे पूछता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो ये एक अच्छा सवाल है, तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए आपका आंसर क्या आता है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। एक्चुअली में इसका आंसर बनेगा बी 87%। अगर आपने 87% निकाला है तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसोसिएशन होगा क्योंकि यहाँ पर एक सॉल्ट दे रखा आपको BaNO3 होल ट्वाइस। अब देखिए जरा ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, एक तो Ba+ आयन देगा आपको और साथ में क्या देने वाला है, ये आपको 2NO3 माइनस आयन देने वाला है, ठीक है। सो फाइनली यहां पर सबसे पहले ये सोचिए कि एक्चुअल में ये टोटल कितने आयन दे रहा है, एक तो Ba+ और दूसरे दो क्या दे रहा है NO3-। तो टोटल N का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 3, ठीक है। I का वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 2.74। तो आप सीधा डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू को पुट करना है, I का वैल्यू रख दीजिए। सो अल्फा इज इक्वल्स टू हाउ मच, I की वैल्यू कितनी है 2.74, ठीक है। माइनस क्या कर देना है 1 डिवाइडेड बाई N की वैल्यू कितनी है 3 -1। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे इसका आंसर कितना आएगा, इनटू क्या करना है 100, ठीक है। तो 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 100 करने पर आपका कितना आंसर आएगा, 87% अराउंड आंसर आएगा। सो इसको एक करने का तरीका ये है जो सीधे फॉर्मूले से कर सकते हो, दूसरा एक तरीका और है जो मैं आपको आगे बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चेक करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है ड्यूरिंग अ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। आपको ये बताना है फ्रीजिंग पॉइंट के टाइम पे कौन होता है जो कि इक्विलिब्रियम में होता है। लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट। बहुत अच्छा सवाल है और सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और जिसमें आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 10 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक ये AIIMT 2006 का क्वेश्चन है। सो देखिए ये इसका आंसर क्या बनेगा। तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा, तो बताइए आपको आता है क्या। सो फाइनली इसका आंसर बनेगा ए। अगर आपने ए लगाया तो बिल्कुल सही है क्योंकि सोल्यूट जो होता है आपने पढ़ा होगा, सोल्यूट का कुछ नहीं बिगड़ता है। सोल्यूट जो है ना तो वो जमता है ना बॉइल होता है, तो जो कुछ भी होता है सॉल्वेंट का होता है। तो यहां पर जो सॉल्वेंट यानी कि H2O लिक्विड जो है वही क्या होता है, रिवर्सिबली H2O सॉलिड के साथ होता है, यानी कि सॉल्वेंट का होता है जो कुछ भी होता है, सोल्यूट का कुछ नहीं होता। सो फाइनली लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। ए आंसर है। इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये इनके आंसर्स हो गए जो मैंने आपसे कहा था। फर्स्ट क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप यहां पर क्या कीजिए, ये तरीका है वैसे बाय द वे, ठीक है, फॉर्मूला निकालने का। अगर आपको फॉर्मूला याद है दैट इज I इज इक्वल्स टू क्या था, याद करो, सॉरी अल्फा इज इक्वल्स टू क्या था, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। एक्चुअली वो इसी प्रोसेस से आया है, अगर आप चाहो तो ये प्रोसेस से भी कर सकते हो। जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताया वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
ठीक है, अल्फा या ए, इसको कुछ भी बोलिए, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AX प्लस AXBY, ठीक है, इज रिलेटेड टू वेंट ऑफ फैक्टर I बाय द एक्सप्रेशन। इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए सिंपल है, आप जरा सोचिए कि AX और BY को जब आप यहां पर डिसोशिएट करेंगे रिवर्सिबली, क्योंकि ये वीक है, तो क्या कैसे टूटेगा, X ऑफ A प्लस, ठीक है, और प्लस साथ में क्या होगा, Y ऑफ B माइनस, इसी तरह से टूटना है। तो t इक्वल टू 0 पर आप मान लो कि ये कितना है, 1, ठीक है, 0 है तो ये कितना होगा, 0, ये भी 0 होगा क्योंकि टाइम तो अभी शुरू हुआ है और डिसोसिएशन चालू ही नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कितना होगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मान लेते हैं कि 1 में से इसका कितना चला गया, 1 में से सपोज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन A माना है तो A चला गया, या आपको गिवन है, देखिए यहाँ पर अल्फा या A कुछ भी मान सकते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो A के रिस्पेक्ट में A या अल्फा जाएगा, तो इसका कितना बनेगा, x ऑफ A बनेगा। देखिए इसके 1 से इसका x बनता है, तो इसके a से कितना बनेगा, xa, तो इसका कितना बनेगा, ya। बहुत सिंपल है। तो अगर आपको यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर I निकालना है तो आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपको देखना है कि यहां पर टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं डिवाइड बाय इनिशियल कंडीशन में टोटल मॉलिक्यूल्स, उसको डिवाइड कर देना है। सो फाइनली I इज इक्वल टू क्या बना, 1 माइनस a, ठीक है, प्लस xa, और प्लस में क्या करना है, ya, ठीक है, और इनिशियली आपने कितना लिया था, डिवाइड बाय 1, ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लो, क्वाइट सिंपल, ठीक है। सो फाइनली यहां पर a की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, क्या आंसर निकलेगा, फटाफट से आप बताइए। सो इसका आंसर एक्चुअली डी बनेगा, अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। सो चलिए गाइस फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द वाटर इज 1.86 इफ 5 grams of Na2SO4 is dissolved in 45 grams of H2O, the freezing point changed by 3.82 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतने से चेंज हो जाता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर, तो देखिए यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है फिर से, तो आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है जरा सोचिए। यहाँ पर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF का वैल्यू किसके इक्वल होता है, दैट इज I, ठीक है, इंटू स्मॉल m दैट इज मोलालिटी, इंटू क्या करना है, KF। तो आपको जरा ध्यान से इसको देखिए, यहाँ से I का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। सो फाइनली वेंटो फैक्टर I इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TF, ठीक है, अपॉन कैपिटल स्मॉल m इंटू क्या करना है आपको, KF। तो आपको KF का वैल्यू गिवन है, देखिए यहाँ पर ये KF का वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज KF, ठीक है, और साथ ही साथ आपको डेल्टा TF का वैल्यू गिवन है, ये रहा आपका डेल्टा TF, ठीक है। सो फाइनली डेल्टा TF है, KF है, और स्मॉल m का वैल्यू आपको निकालना है। स्मॉल m क्या है, मोलालिटी, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, इजंट इट, यही तो था। तो फाइनली आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। सोल्यूट आपको 5 ग्राम दे रखा है, उसको यानी मोल्स कैसे निकाल लोगे, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास आप Na2SO4 का रख दीजिए, और साथ में क्या रखना है आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसको आपको केजी में रखना है, तो आपको क्या करोगे, 1000 से ग्राम में दे रखा है, इसको 1000 से डिवाइड कर लेना, तो यहाँ से मोलालिटी निकल जाएगा। इस मोलालिटी की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, डेल्टा TF का वैल्यू आपको गिवन है और KF का वैल्यू भी गिवन है, यहाँ से I का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो फटाफट से आप कैलकुलेट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो चलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर चेक कर लेते हैं, इनके सॉल्यूशंस मेरे पास हैं। सो फाइनली ये है सॉल्यूशन। सो देखिए I का वैल्यू निकल के आ रहा है 2.63, ये डेल्टा TF का वैल्यू था जो मैंने आपसे कहा था, डेल्टा TF क्या होता है, I इंटू KF इंटू M, यहाँ से कैलकुलेट करा तो I का वैल्यू कितना आ गया, 2.63, ठीक है। और फाइनली ऊपर वाला क्वेश्चन भी देख लो, इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका आंसर आएगा ये। अब कैसे आया उसको मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया था, ठीक है, और ये उसका सोल्यूशन रहा। सो चलिए गाइस फिफ्थ क्वेश्चन को चेक करते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं, उसको क्या कहता है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 13.44 ग्राम्स ऑफ CuCl2, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन 1 kg, आपको सीधे वेट दे दिया 1 kg ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट विल बी, Kb का वैल्यू दे रखा है। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, दैट इज डेल्टा TB का वैल्यू पूछा है आपसे, तो वो क्या होता है, दैट इज वेरी सिंपल, I इंटू KB इंटू स्मॉल m, ठीक है। सो CuCl2 के रिस्पेक्ट में देखें तो I का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 3, KB का वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 0.52, ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर M का वैल्यू रखना है। M का वैल्यू कैसे आएगा, दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज 13.44, ये गिवन मास है। मोलर मास आपको दिया हुआ है, दैट इज 134.4, ये मोलर मास है, और साथ में आपको वेट तो 1 दिया हुआ है। यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करिए और इसका आंसर निकालिए, आपको मैं आंसर आगे बता देता हूँ। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ज्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6 क्वेश्चन चेक करिए, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कहता है ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस
द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज, आपको ये बताना है कि यहाँ पर वाटर जो कि सॉल्वेंट होता है ज्यादातर, तो वाटर का जो फ्लो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कहां से कहां कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले तो सॉल्वेंट ही फ्लो होता है, सोल्यूट का फ्लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। दूसरा, अब इसका आंसर क्या बनेगा, तो बहुत अच्छा सवाल है जो कि AIPMT में आ चुका है, 2004 का आई थिंक क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका आंसर क्या बनेगा फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर बनेगा ए। देखिए, फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल फ्लो रेट्स, अनइक्वल फ्लो से वाटर जो है दोनों तरफ फ्लो होता है, तो ये इसका आंसर है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर के आप लोगों को दर्शन करवा देता हूं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन आंसर इज, दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन आंसर। आई का वैल्यू 3 है, डेल्टा टीपी का वैल्यू आपको निकालना था ये, और ये कितना आएगा, डेल्टा टीपी का वैल्यू 0.16, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा जरा चेक कर लो, सी आंसर बनेगा, ठीक है। और नीचे वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया है कि 6 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। कहता है 0.002 स्मॉल एम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आपको ये आयनिक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बाय द वे, फ्रीजेज एट दिस, आपको आपको क्या दे रखा है, बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस इन वाटर विल बी, आपको ये बताना है एक्चुअल में यहाँ पर आयन यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, यानी कि आप कहें अगर ये पूरा डिसोसिएट होता है तो आई का वैल्यू पूछ रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये है, यहाँ पर आई का वैल्यू बताना है आपको। तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। आपको देखिए यहाँ पर टीएफ का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और स्मॉल एम का वैल्यू भी दे रखा है और केएफ का वैल्यू भी दे रखा है। तो एक्चुअल में आपको क्या करना है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू दैट इज आई इंटू के एफ इंटू क्या करना है, स्मॉल एम। आपको के एफ की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू दे रखा है, एम का वैल्यू दे रखा है, आई का वैल्यू निकालो। अप्रोक्सीमेटली आई जो है वो एन के इक्वल आएगा, और यही आपके पास क्या, नंबर ऑफ आयंस। तो फटाफट से इसकी कैलकुलेट करो, आई की वैल्यू कितनी आती है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छा सवाल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से काफी पूछे जाते हैं जिनके आंसर देना आसान होता है, ठीक है, अगर आपको अच्छे से नॉलेज हो तो। क्या कहता है जरा देखिए, कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलर इन के आई, आपको के आई का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया आपने, वो कितना है, 1 मोलर है, ठीक है। विच चेंज विल कोज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, आप इसमें ऐसा क्या करो कि यहां पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाए। तो जरा सोचो आप क्या करोगे। अच्छा, एडिशन ऑफ Na2SO4, नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने ये डाल दिया तो वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर को रिलेटिव लोअर कर देगा बजाय बढ़ाने के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिसोसिएशन होगा, अगर ये बढ़ा तो रिलेटिव लोअरिंग बढ़ेगी। वेपर प्रेशर आपको इंक्रीज करना है, घटाना नहीं है। सेम इसके साथ भी होगा, अगर आपने के आई और डाल दिया तो के आई तो एक सोल्यूट है, फिर से यहाँ पर के प्लस और आई माइनस, और फिर से क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग होगी। एडिशन ऑफ वाटर, हाँ, अगर आप सोलवेंट ही मिला देते हो तो ऑब्वियसली सोलवेंट की मात्रा बढ़ेगी तो वेपर का प्रेशर भी तो बढ़ेगा, क्योंकि के आई तो क्या होता है, ये क्या है के आई, ये क्या है, वोलेटाइल नहीं है। सो यहाँ पर जो वाटर है वो तो कम से कम वोलेटाइल हो जाएगा ना, तो वेपर प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा। तो सी इसका आंसर है, और ये बहुत अच्छा सवाल है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ वाटर ये ऐसा कर सकता है, अगर आपने एडिशन ऑफ NaCl किया तो भी कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और बढ़ा दिया, जिससे रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगी वेपर प्रेशर में। तो इसका आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, और ये इनके आंसर्स हो गए 7th और 8th क्वेश्चन के, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनके आंसर्स निकाल सकते हो। इसका आंसर 2 आएगा 7th क्वेश्चन का। अगले सवाल जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, सॉल्यूशन ऑफ एसेटोन इन इथेनॉल, एसेटोन इथेनॉल के अंदर ये कैसा है, आइडियल नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल में कैसा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। काफी अच्छा सवाल है, फटाफट से आप बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। बिहेव लाइक नियर आइडियल, नो नो, ऐसा नहीं है, आइडियल के जैसा बिहेव नहीं करता है, ठीक है। क्यों, देखिए इथेनॉल में तो क्या होता है, अगर इथेनॉल अकेला होता तो इथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन जैसे आपने एसेटोन मिला दिया तो एसेटोन क्या करता है, एसेटोन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकता, इवन वीक कर देता है उसको। आपको पता होना चाहिए एसेटोन तो वोलेटाइल होता है। सो यहां पर एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा डी, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्ट लो, डी आंसर बनेगा। और अगर आपने डी बताया तो बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन 20 ग्राम्स ऑफ ये क्या है, नेफ्थोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपको गिवन है, ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, केएफ की वैल्यू आपको दे रखी है, फ्रीजिंग पॉइंट depression is 2 Kelvin, now this is 2 Kelvin, isn't it, is observed, the Vant Hoff factor is, ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ का वैल्यू किसके इक्वल होगा, दैट इज आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। तो आपको आई का वैल्यू फाइनली आपसे पूछा क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर ही तो पूछा है, तो आई का वैल्यू आपसे पूछा है तो वो क्या होगा,
डेल्टा टी एफ अपॉन क्या करना है आपको, के एफ इंटू एम। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। यहाँ से डेल्टा टी एफ का वैल्यू आपको गिवन है, ये रहा, आपको के एफ का वैल्यू भी गिवन है, वो है ये रहा, और स्मॉल एम का वैल्यू आपको निकालना है। स्मॉल एम का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका क्या करो, यहाँ पर 20 ग्राम है, इसको आप किसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। फाइनली यहाँ 50 ग्राम दे रखा है, इसको 1000 से डिवाइड करो क्योंकि केजी में रखना है, जिससे एम का वैल्यू निकल जाएगा। और फटाफट से आई का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। इन दोनों आंसर्स के मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन आंसर इज, 9वें क्वेश्चन का आंसर ये बनता है, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इथेनॉल पॉजिटिव डेविएटेड होता है। और 10th क्वेश्चन का आंसर ये रहा, जिसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। यहाँ पर आई का वैल्यू 0.5 होगा, ठीक है। सो चलिए गाइस, अब हम करते हैं एजियोट्रॉप्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा, उसके बाद एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, ठीक है। सो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, कॉपी लेके बैठ जाइए, उसको मेरे साथ साथ लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को आप कंबाइन करके इसका डेफिनेशन भी बना सकते हो। तो पॉइंट वाइज लिखने से आसानी हो जाएगी कि हमको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट लिखिए। देखिए एजियोट्रॉप्स एक बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मतलब यह है कि उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूट होगा और उसमें एक ही सॉल्वेंट होगा। एक से ज्यादा सॉल्यूट या सॉल्वेंट से आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बना सकते। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया और उसका कुछ भी आपने मिक्स कर दिया एजियोट्रॉप बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपको फिक्स कंपोजिशन लेनी पड़ेगी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिक्स कंपोजिशन मतलब पहले से ही फिक्स है कि हमें सॉल्यूट इतना लेना है और सॉल्वेंट इतना लेना है, उसी से ही आपके एजियोट्रॉप्स बनेंगे। ऐसे रैंडमली कुछ भी लेने से नहीं बनने वाला। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है। अच्छा, अब अगर आपने ले लिया फिक्स कंपोजिशन सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, तो उससे होगा क्या? उससे होगा कुछ यूं कि वो जो सॉल्यूशन है वो एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर बॉईल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। द बॉईल, दैट सॉल्यूशन बॉईल एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, बॉईल एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। एक ही कांस्टेंट टेंपरेचर पे बॉईल होना शुरू हो जाएगा। मतलब उसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाला है उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहां पर बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, यानी कि एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होने लगे, वो बॉइल होने लगे, तो उससे होगा क्या, आप वहां पर फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर पाओगे। देन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। fractional distillation is not possible, fractional distillation is not possible। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों लिक्विड होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिक्विड फॉर्म में ही होने चाहिए। सॉलिड और गैसेस फेज नहीं चलेगा। लिक्विड ही सॉल्यूट होगा, लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा। तो वहां पर उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, सपोज मैं यहां पर सॉल्यूट को A मान लेता हूं और सॉल्वेंट को B मान लेता हूं, उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एट वेपर फेज, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। दोबारा बोलता हूं, ये XA क्या लिखा है? दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में उसके जो मोल फ्रैक्शन होंगे और जो वेपर फेज में उसके मोल फ्रैक्शन होंगे, ठीक है, वो इक्वल हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, यानी कि डेफिनेशन के पार्ट है। सो यहां पर ऐसा क्यों हुआ कि इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में बराबर हो गए किसके? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के बराबर हो गए। इस वजह से उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं हुआ। ऐसा सेम काम किसके साथ हुआ? सॉल्वेंट के साथ भी हुआ। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में बराबर हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा इसलिए हुआ। अब इससे आप एक डेफिनेशन बना सकते हो एजियोट्रॉप की। देखिए एजियोट्रॉप क्या होते हैं? एजियोट्रॉप एक बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, उनकी फिक्स कंपोजिशन होती है और इनकी फिक्स कंपोजिशन के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होना शुरू हो जाते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और उसके बाद उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
इन लिक्विड फेज इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन का पार्ट। अब बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है जरा उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। तो देखिए होता कुछ यूं है, सपोज आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और उस कंटेनर में सपोज आपने क्या डाल दिया, यहां पर आपने इथेनॉल डाल दिया, मान लेते हैं C2H5OH, और प्लस आपने यहां पर पानी डाल दिया। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपने इथेनॉल और पानी डाल दिया। अब मैं आपको जरा इनके बॉइलिंग पॉइंट से आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट बता देता हूं। देखिए यहां पर मैं आपको लिख देता हूं कि C2H5OH यानी कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अराउंड होता है 353, ठीक है, केल्विन। 353 केल्विन होता है। और वाटर का तो सबको पता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इज 373 केल्विन, है ना। अब देखिए इनके बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग हैं। अब आपने इसको मिक्स कर दिया। अब आप चाहते हो कि मैं यहां से वाटर को निकाल लूं, अलग कर लूं और इथेनॉल को अलग कर लूं, तो यहां पर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग हैं। अब आप क्या कीजिए, इस कंटेनर में क्या कीजिए, यहां पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिए कि यहां से वेपर निकले और यहां पर कुछ लिक्विड इकट्ठा हो जाए, ठीक है, और यहां पर लिक्विड इकट्ठा हो जाए और यहां पर आप उसको स्टोर कर सको। ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर लिया आपने और इसको बंद कर दिया। अब आपने इसको बॉईल करना शुरू करा, ठीक है। यहां पर किसका मिक्सचर है जरा चेक कीजिए, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है। और आपको ये भी बता देता हूं, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर कैसा होता है रोल्ट लॉ के रिस्पेक्ट में, पॉजिटिवली डेविएटेड होता है, ठीक है, पॉजिटिवली डेविएटेड। एग्जांपल याद होने चाहिए इसलिए बहुत ही खास है। पॉजिटिवली डेविएटेड रोल्ट लॉ का मिक्सचर है। तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि अगर आपने यहां बर्नर लगा के इसको बॉईल करना शुरू किया तो होगा क्या, जरा चेक करो। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। सबसे पहले आप कौन से टेम्परेचर को रीच आउट करोगे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केल्विन में। केल्विन मान लो पहले 100 हुआ, 200 हुआ, 300 तक पहुंच गए, फिर अचानक से आप कितने तक पहुंचोगे, 353 तक पहुंचोगे कि नहीं। 353 केल्विन तक जैसे ही पहुंचे तो बताइए कौन बॉईल होगा। तो यहां से इथेनॉल बॉईल होना शुरू हो जाएगा, बॉईल होगा और इसकी वेपर यहां से बाहर निकलेगी और कहां इकट्ठी होती जाएगी, यहां पर कंटेनर में इकट्ठी होती जाएगी गाइज। और अगर यहां पर इकट्ठी होती गई तो इस कंटेनर में आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर इस कंटेनर में आपको इथेनॉल मिल जाएगा और पानी इसके अंदर रह जाएगा। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ठीक है, सबको समझ में आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं उनको अलग करने के लिए। यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो हो गया, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक शर्त है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी होता है, जरा उसकी कंडीशन देख लीजिए, यहां पर वो कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो लिक्विड्स का तभी पॉसिबल है जब मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, आपने यहां पर क्या लिया है C2H5OH, इन लिक्विड स्टेट must not be equals to the mole fraction of C2H5OH in vapor phase। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके यानी कि C2H5OH के लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए, किसके, C2H5OH के वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझिए। अब मतलब क्या निकलता है जरा ध्यान से इसको देखिए। यहां पर सीन कुछ ऐसा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पर सबको पता है कि हर एक लिक्विड, हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ तो वेपर बनता ही है। तो यहां पर वेपर की फॉर्म में जब वो जाएगा तो देखिए ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास C2H5OH है। ध्यान से देखिएगा, ये शर्त C2H5OH और पानी दोनों के लिए लगेगी। C2H5OH के यहां पर देखिए मॉलिक्यूल्स हैं वेपर फेज में। ये कौन सी फेज है इसकी, वेपर फेज। और ये C2H5OH के कौन सी फेज है, लिक्विड फेज। अब इनके मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं होने चाहिए, ये सबको समझ में आ गया। ऐसा ही पानी के साथ भी है, पानी के लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन उसके वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होने चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल है, यानी कि यहां पानी के लिए भी लिख सकते हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज मस्ट नॉट बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन वेपर फेज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियर कर देता हूं। सपोज इसका लिक्विड फेज का कंपोजिशन बताते हैं, मान लेते हैं लिक्विड फेज के अंदर हमने XA की वैल्यू मान लेते हैं 0.3। तो आप बताइए लिक्विड फेज में पानी, यहां पर पानी के मोल फ्रैक्शन कितने मान सकते हैं, मानेंगे हम लोग यहां पर, क्योंकि हमको पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है उसका समेशन 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर कितना होगा 0.7। तो देखिए यहां पर लिक्विड फेज में जो आपके पास, लिक्विड फेज के अंदर जो आपके पास मोल फ्रैक्शन है वो कितने हैं,
देखिए यहां पर इथेनॉल के तो कितने हैं 0.3 सपोज, और पानी के कितने हैं 0.7। सबको समझ में आ गया। तो इसी तरह से अगर वेपर फेज की बात करूं तो सपोज आपका ये कंपोजिशन कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए YA की वैल्यू अपन 0.2 मान लेते हैं, तो YB की वैल्यू कितनी मानेंगे क्या 0.8 आएगी अगर ये 0.2 है तो, क्योंकि 1 से माइनस करना है। तो यहां पर देखिए ये इक्वल नहीं है, तो अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहां हो सकता है। जरा चेक करो XA की वैल्यू कितनी है 0.3 और YA की वैल्यू 0.2, क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है आराम से। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन लिक्विड्स का यहां पर जो आपने लिक्विड डाल रखे हैं उनका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या नहीं होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं होने चाहिए, तब उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल होगा। इसका मतलब यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं था, इसका मतलब इनके क्या हो गए, ये मोल फ्रैक्शन इक्वल हो गए। यही मैंने यहां पर लिखवाया है, आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस को बड़े ध्यान से समझिए, यहां क्या लिखा है। दोबारा समझा देता हूं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, यहां पर दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। जैसे ही आप बॉइल करना शुरू करोगे, एक का जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा तो वहां से बॉइल होना शुरू होगा और दूसरे कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा, जैसे कि यहां पर किसके साथ हो रहा है, C2H5OH के साथ। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उनके मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में अलग अलग हो। जैसे कि मान लेते कि यहां पर लिक्विड फेज में इनके मोल फ्रैक्शन 0.3, तो इसके वेपर फेज में कितने 0.2, ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं हुआ तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि इनके लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो गए। इसका मतलब एजेट्रोपिक मिक्सचर वो होते हैं जहां पर लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाते हैं, उनको हम लोग एजेट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। सबको समझ में आ गया? अब ये कहां से मिलेंगे आपको, उनकी फिक्स कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं आगे चलता हूं। सो फाइनली अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो देखिए आगे चलते हैं। सो गाइज अब हम ये देखेंगे कि एजेट्रोपिक मिक्सचर कितने तरह के होते हैं और तैयार कैसे होंगे। तो देखिए कंपैरिजन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एजेट्रोपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं, तो यहां पर मैं आपको साथ साथ ही बताते जाऊंगा और उनका कंपैरिजन भी साथ साथ ही करूंगा। जरा ध्यान से उसको देखिए। दो तरह के कैसे होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक मिक्सचर, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक मिक्सचर और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक मिक्सचर। कौन सा होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक मिक्सचर। दो तरह से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से उसको समझें। मैं पहले एग्जांपल लिख लेता हूं यहां पर। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल क्या है, देखिए फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए, तो मैं यहां पर फिक्स कंपोजिशन भी लिखूंगा। 95% इथेनॉल प्लस वाटर सॉल्यूशन C2H5OH, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक मिक्सचर का ये क्या है, एग्जाम्पल है। अब ये कैसे आया मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, एग्जाम्पल भी साथ साथ देख लीजिएगा। 95% इथेनॉल प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक मिक्सचर होगा। मैंने आपसे कहा था कि जो एजियोट्रोप होते हैं वो फिक्स कंपोजिशन के होते हैं, तो यहां पर फिक्स कंपोजिशन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहां पर 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन तैयार करोगे तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल बनेगा। पर सवाल यह है कि यहां पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का सेंस क्या है, तो ध्यान से इसको समझिए। सबसे पहले तो आपको पता है इथेनॉल प्लस वाटर का जो कंपोजिशन होता है वो पॉजिटिवली डेविएटेड रोल्ट पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको याद होगा पॉजिटिवली डेविएटेड, ठीक है। अब आप याद करिए कि यहां पर HNO3 और वाटर ये कैसा था, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आप क्या बना सकते हो, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप मिक्सचर बना सकते हो, और पॉजिटिवली डेविएटेड से आप मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप मिक्सचर बना सकते हो। अब इसका सेंस क्या है जरा देखें। होता कुछ यूं है, यहां कंपैरिजन करता हूं, देखिए जरा ध्यान से। होता कुछ यूं है कि देखिए यहां पर सबको पता है कि आइडियल सॉल्यूशन रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और यहां पर ये सॉल्यूशन कैसा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला, पॉजिटिवली डेविएटेड। इसका मतलब यहां जो कंपोजिशन बनेगी वो एक ऐसी कंपोजिशन है जो कि इस रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करने वाली है, वो पॉजिटिवली डेविएटेड होगी। तो वो सीन कुछ ऐसा है इसका पॉजिटिवली। अगर इसी का ग्राफ ले हम लोग, यहां पर ये पार्शियल प्रेशर है और यहां पर क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। सो फाइनली जरा ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ जो आएगा कुछ ऐसा होगा, इस मिक्सचर का ग्राफ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बाय द वे। एक्चुअल में ये जो मिक्सचर है वो पॉजिटिवली डेविएटेड है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। सबको समझ में आ गया। और यहां पर देखिए, यहां पर मोल फ्रैक्शन वेरी कर रहा है, यहां पर मोल फ्रैक्शन जो है वो वेरी कर रहा है, किसका,
पानी का और इथेनॉल का, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए, तो ये कहां मिलेगा आपको? तो जरा ध्यान से इसको देखिए, हम धीरे धीरे चेंज करते गए, जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा। 95% इथेनॉल प्लस वाटर सॉल्यूशन तैयार करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर x ऑफ वाटर इसका वैल्यू 0 है और x ऑफ C2H5OH इसका वैल्यू 1 है। 95% का मतलब क्या हो गया? 0.95 उसके अंदर क्या होगा? इथेनॉल। और एक्वस कितना होगा? 0.5। दैट्स इट। तो यहां पर देखिए, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको वो मिक्सचर मिल जाएगा। यहां पर देखिए x ऑफ वाटर का वैल्यू कितना होगा? यहां 1। और यहां पर x ऑफ C2H5OH का वैल्यू कितना होगा? यहां पर 0। ये वो वाला पॉइंट है, ये आप जानते हैं। अब देखिए यहां पर पानी की मात्रा 0 है, आप धीरे धीरे पानी की मात्रा को बढ़ाइए और कितने पर लेके जाइए? 0.5 पर, यानी कि 5% पानी हो जाना चाहिए उसके अंदर। तो जैसे ही आप 5% पानी डाल देंगे तो उसमें 95% क्या बचेगा? इथेनॉल। तो देखिए वही वो पॉइंट है, जरा ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में एक पीक पॉइंट आ रहा है। देखिए इस पीक पॉइंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपको वो मिक्सचर मिल गया जो कि एजोट्रॉप मिक्सचर है। जो इस ग्राफ का पॉजिटिवली डेविएटेड का जो पीक पॉइंट है, एक्चुअल में वही एजोट्रॉप मिक्सचर का कंपोजिशन है। और यहीं से तो मालूम पड़ा हमें कि इसका कंपोजिशन क्या होगा। यहां से हमने ग्राफ लोड करने शुरू किए, एक मैक्सिमम पॉइंट आया, उस पॉइंट को जब हम नीचे लेके गए तो पता लगा ये जो कंपोजिशन है वो कितनी है? 95% इथेनॉल प्लस वाटर कंपोजिशन है। सबको समझ में आ गया? बस ये एजोट्रोपिक मिक्सचर है। और सबसे मजे की बात, अब ध्यान से इसको देखिएगा, इसके नीचे मैं ग्राफ लोड कर रहा हूं, किसका? टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो देखिए यहां पर मैं टेम्परेचर लूंगा, यहां पर मैं मोल फ्रैक्शन लूंगा। मोल फ्रैक्शन एज इट इज है जहां नीचे है। तो अब देखिए यहां पर मैंने किसको लिया? ये देखिए यहां पर सिर्फ इथेनॉल है और तो कुछ नहीं है। तो आप देखिए टेम्परेचर मतलब इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? ये होता है 353। देखिए यहां पर सिर्फ पानी और कुछ नहीं है, तो इसको नीचे लेके जाइए। तो यहां पर अगर मैं पानी की बात करूं तो यहां मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, ठीक है। सो फाइनली ये रहा इसका बॉइलिंग पॉइंट, किसका? 353 इथेनॉल का, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल है। चेक करिए और कुछ भी नहीं है। देखिए पानी यहां 0 है, इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 353। इस पे वो बॉइल होना शुरू होता है। अच्छा पानी का बॉइल होता है, सबको पता है पानी जो है वो कितने पर बॉइल होगा? 373 पर। ऑब्वियसली 353 नीचे होगा, 373 ऊपर होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से इसको देखिए, जैसे जैसे आपने मिक्सचर में पानी मिलाना शुरू किया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगा, और ये यहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। ध्यान से देखिए, अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है इसका मतलब वेपर बहुत बन रही है, और वेपर अगर बहुत बन रही है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो उसका घटेगा ना, बढ़ेगा थोड़ी। तो फाइनली जो टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा इसी कंपोजिशन पर। मैं इसको लाइन को नीचे ले लेता हूं, ध्यान से इसको पढ़िएगा। यहां पर मैंने इसको नीचे ले लिया और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये निकला कि एजोट्रोपिक मिक्सचर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहां पर टेम्परेचर है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट लिखा है मैंने यहां पर, ठीक है। एजोट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। चेक करो, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। इनफैक्ट ये बॉइलिंग पॉइंट आएगा 351 केल्विन के अराउंड। ध्यान से देखो इसको, यहां पर 351 केल्विन के अराउंड आएगा। तो इसका मतलब क्या निकला? इसीलिए कहते हैं हम लोग कि अगर यहां पर पॉजिटिवली डेविएटेड है, मैक्सिमम वेपर बन रहा है, तो उस टाइम पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर। दोबारा समझाता हूं ये कंपोजिशन आई कहां से। ये एक ऐसे मिक्सचर हैं जो कि पॉजिटिवली डेविएटेड होते हैं। अब जब हमने ग्राफ बनाना शुरू किया तो इस ग्राफ में एक पीक पॉइंट आया। पीक पॉइंट हमको एजोट्रोपिक मिक्सचर ही देता है। तो उसकी कंपोजिशन चेक की तो मालूम पड़ा यहां पर ये 95% इथेनॉल प्लस वाटर सॉल्यूशन है। इसमें 95% यानी 95% तो क्या है? इथेनॉल, और 5% उसमें वाटर है। धीरे धीरे तो पानी ऐड करना शुरू किया। अब मजे की बात देखिए, यहां पर इथेनॉल जो है 353 पर बॉइल होता है, वाटर 373 पर बॉइल होता है। लेकिन जैसे जैसे आपने पानी मिलाना शुरू किया इनका बॉइलिंग पॉइंट घटते चला गया। फाइनली एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आया इस पर्टिकुलर मैक्सिमम पीक पर, क्योंकि वेपर प्रेशर अगर मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सो फाइनली ये इसका नाम क्या पड़ गया? इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे इसका नाम क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट वहां पर भी है, तो चलो उसको भी समझ लेते हैं। यहां पर सीन क्या हो जरा चेक करो। ये जो आपके पास एग्जांपल दिया वो नेगेटिवली डेविएटेड है, ठीक है, रोड लो से नीचे की तरफ होगा। तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। यहां पर हम फिर से दो ही ग्राफ बनाएंगे, जरा चेक करिएगा, ठीक है। पहला ग्राफ तो क्या होगा? वेपर प्रेशर का, ठीक है, यहां पर वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। जो दूसरा ग्राफ होगा वो किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट का, जिसको हम टेम्परेचर भी कह सकते हैं। और यहां पर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमें पता है कि जो आइडियल ग्राफ होता है वो तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, सबको मालूम है। लेकिन ये कैसा है? नेगेटिवली डेविएटेड। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा? ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, देखिए यूं जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ या ना?
सो फाइनली मतलब क्या निकला, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लेते हैं कि यहां पर x ऑफ HNO3 इसकी वैल्यू कितनी है 1, और यहां पर x ऑफ HNO3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसी पॉइंट पर x ऑफ वाटर इसकी वैल्यू कितनी है 0, और यहां पर x ऑफ वाटर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर ऐसे ही मोल फ्रैक्शन आपको नीचे वाले स्केल में लिख देने हैं। सबको समझ में आ गया? अब हुआ कुछ यूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो सिर्फ HNO3 ही था, वाटर तो यहां पर 0 दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पर। अब जैसे जैसे आपने वाटर ऐड करना शुरू किया, इसका वेपर प्रेशर घटने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में क्या हुआ, जबरदस्त बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वेपर प्रेशर घट रहा है। तो धीरे धीरे वेपर प्रेशर घटते घटते एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंच गया। जब हमने मिनिमम पॉइंट चेक किया, वेपर प्रेशर मिनिमम है। ध्यान से देखिए, वेपर प्रेशर मिनिमम मतलब वेपर बन ही नहीं रही है। अगर वेपर नहीं बन रही है तो वहां पर हमने क्या किया, उस पॉइंट पर कंपोजिशन को चेक किया, तो एक्चुअल में जो कंपोजिशन आ रही थी वो ये आ रही थी, 68% HNO3 था उसके अंदर, और वहां पर 32% पानी था, 32% क्या था, वाटर था। यही कंपोजिशन बनेगा। और इस कंपोजिशन पे जब हम नीचे गए तो यहां पर जरा चेक करो, आप खुद से दिमाग लगाओ, जहां वेपर बहुत ही कम बन रही है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वेपर बहुत ही कम बन रही है। इसलिए इसका मतलब यह होगा कि जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, वो ज्यादा टेंपरेचर देने पर बॉइल होगा, इसलिए तो वेपर प्रेशर जो है वो कम हो चुकी है। तो यहां पर होगा कुछ यूं, जरा चेक करो। मान लेते हैं कि यहां पर HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये है, मान लेते हैं HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है वो कितना होता है, दैट इज 373। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका आप चेक कर लीजिएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वेपर घट रही है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगेगा। क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद यहां पर धीरे धीरे वो घटेगा। देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब जब आप एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हो तो उस केस के अंदर यहां पर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम आता है, इन दोनों के कंपैरिजन में भी मैक्सिमम होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इतना ही है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा है। जरा चेक करो, दोनों से ज्यादा आएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार और वीडियो को देखिए। मैं आपको फिर से बता देता हूं, एजोट्रोपिक मिक्सचर वो फिक्स कंपोजिशन होती है जहां पर लिक्विड को अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है, वो सेमी टेंपरेचर पर बॉइल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वो कंपोजिशन फिक्स होती है, जैसे कि यहां पर फिक्स है, कितनी है, 95% इथेनॉल। तो आप इस ग्राफ को बड़े ध्यान से समझिए, जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गए वो आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर किसको बोलते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिकल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। मिनिमम का एग्जांपल 95% इथेनॉल और मैक्सिमम का एग्जांपल है 68% HNO3। सबको क्लियर है? सो फाइनली ये मेरी तरफ से एजोट्रोपिक मिक्सचर्स हो गए। कभी कभार इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये आर्टिकल आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फटाफट से इस वीडियो को एक बार और देख लो ईमानदारी से। पूरी वीडियो देख के उसको आप लिखो, लिखने से आपको याद आ जाएगा, और इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को समझो। यहां से आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि एक्चुअल में मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या है। सबको आ गया समझ में? यहां पर अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, क्योंकि वेपर बहुत बन रही है। यहां पर वेपर प्रेशर मिनिमम है तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। सबको क्लियर हो गया? क्योंकि वेपर बन ही नहीं रही है। तो ये मतलब निकलता है एजोट्रोपिक मिक्सचर का। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अभी हमने फाइनली सॉल्यूशन के सारे टॉपिक फिनिश कर लिए हैं गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके न्यूमेरिकल आप करके देख लो। 10 मैंने डाल दिए न्यूमेरिकल, कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको थोड़े बहुत और न्यूमेरिकल करवा दूं। टिल देन गाइस, आप लोग याद रखिएगा, होमवर्क मैं जब भी हर वीडियो के साथ होमवर्क दे रहा हूं, देखिए सिलेक्शन सिर्फ उसी स्टूडेंट का होता है जो बात मानता है, जो ऑनेस्ट है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो दिए हुए काम को समय से करता है। अपनी ईमानदारी से वीडियो जैसे आपने देख ली, 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद क्या करो, होमवर्क दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के राइट साइड में एक एरो होता है जिसको क्लिक करो, वहां होमवर्क मिलेगा, तुरंत उसको देखो, वो आपके काम का है, और उसको नोट डाउन करते रहो, कॉपी में लिखो, फटाफट से जितना पॉसिबल हो सकता है इनको कवर अप करने की कोशिश करो। मुझे बहुत खुशी होती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खुद से ही मैंने जो चैप्टर करवा दिए वो करने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लड़कों के बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर हमने सॉलिड स्टेट आपका जो अनअकैडमी में किया था वो पूरा कर लिया। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं हमने केमिकल काइनेटिक्स पूरी कर ली है, ठीक है, एक पोर्शन बाकी है वो रह गया, लेकिन बाकी मैंने सारे लेक्चर देख लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो पोर्शन डाल रखा है वो भी देख लिया। तो आप क्यों पीछे हो?
11th स्टैंडर्ड का वहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर देख लो, वो कंप्लीट हो चुका है, मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। जिसको मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, व्हाई आर यू वेटिंग गाइज, कम ऑन, अनअकैडमी पे जाओ अभी तुरंत, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, जाकर मोल कॉन्सेप्ट के सारे वीडियोस देख डालो, एक ही दिन में आपका वो चैप्टर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आपको वेट किसका करना है, किसी का वेट नहीं करना है, ठीक है गाइस। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। आप याद रखिएगा, होमवर्क ईमानदारी से करिए और अपने आप से स्टेप उठाइए, अनअकैडमी पे जाइए, मेरी प्रोफाइल को वहां पर सर्च कीजिए, जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर मेरा जो प्रोफाइल है उसका लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा, आप क्लिक कर सकते हो या सीधे चैप्टर भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधे चैप्टर देखो, ठीक है। सो गाइस ईमानदारी से ये 3-4 काम करो, कल से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।